नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट एक नए कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे पता है, मैंने एक वीडियो बनाया था लास्ट मंथ। वीडियो का टॉपिक था हाउ डिड आई क्रैक मूडी एनालिटिक्स एग्ज़ाम इन कमर्शियल क्रेडिट। तो वो एग्ज़ाम है ना, मेरे काफ़ी सारे बैंकर जो दोस्त हैं उन लोगों के रिएक्शन आ गए उस वीडियो पे। और रिएक्शन आने के बाद उनको भी, मेरे को ऐसा लगा कि यार उन लोगों को भी करना है। उसमें से कुछ लोगों के फ़ोन भी आए मुझे और वो लोग भी इंटरेस्टेड है, उनको करनी है वो एग्ज़ाम पास। तो मैंने उनको जो टिप्स थे, जो ट्रिक्स थे, वो शेयर किए उनके साथ। लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना के डाल दूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, ताकि इसके टिप्स ट्रिक्स और बहुत कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में मेरे से मिस हो गई थी जो आपके साथ मैंने शेयर नहीं कर पाया। क्योंकि मैं भूल गया था, कि मेरे को लगा नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की हो सकती है, आपको काम में आएगी। लेकिन जब मैंने ऐसे कई कैंडिडेट्स के साथ बात की, तब मुझे फील हुआ कि नहीं यार, कुछ जानकारी है। मेरे को लगा था कि ये जानकारी शेयर करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके, अगर आप ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, इसको पास करना चाहते हो, इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, तो फिर आपको वो जानकारी आपके पास होना ज़रूरी है। तो वो टिप्स ट्रिक्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे कि हाउ टू क्रैक दिस मूडी एग्जामिनेशन। उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। उसके बाद हु शुड अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम। मतलब जैसे कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, आप वीडियो देख लेना। उसके बाद रिकग्निशन। उसके बाद इसके टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके बाद इसका सिलेबस, और सिलेबस में क्या क्या है। और आप एक बार जब मेरे मुंह से सुन लेंगे ना कि इसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है, या फिर किस चीज़ों की प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्ज़ाम पास करने में आपको मतलब आसानी होगी, कठिनाई होगी, तो एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो सिलेबस में 9 मॉड्यूल्स थे। मैंने ये 2022 में पास की थी, लेकिन मैंने इसका सिलेबस मैं सेव करके रखा था मेरे कंप्यूटर पे, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ें। तो 9 अलग अलग मॉड्यूल्स है, उसमें कुछ प्रैक्टिकल्स भी रहेगा। जब मॉड्यूल ख़त्म हो गए तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का भी वहाँ पर काम है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम देनी है। तो 6 महीने का या 12 महीने का कुछ टाइम था, तो उतने टाइम पीरियड में आपको ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसकी तैयारी हो जाती है, अगर आपके पास सही नॉलेज हो ना, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हो। इसके लिए फ़ीस की अगर बात करेंगे हम, तो फ़ीस तो वैसे भी आपका एचआर देने वाला है, तो फिर उसकी कोई टेंशन है नहीं। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो में। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो गाइज प्लीज़ बी विथ मी, बिकॉज मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के रखी नहीं है। तो मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई मैं पढ़ूंगा और आपको पता लग जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने बस कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं, तो मैं शेयर करते जाऊंगा। हो सकता है कि कुछ अगर बीच में ही मेरे दिमाग में एडिशनल चीज़ आए, तो मैं वो भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी मदद होगी, और ये सर्टिफिकेशन जो है आप पास करने में आपको आसानी हो जाएगी। काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो के बाद मिलने वाली है। तो मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। अब हाउ टू क्रैक, भाई वही चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या है, इसके बेनिफिट काफ़ी है। अगर आप क्रेडिट में काम करना चाह रहे हैं, आपको अगर क्रेडिट में काम करने के लिए जाना है, तो आपके पास क्रेडिट की नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास मनी लेंडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बैंक किस तरीके से लेंडिंग करती है, उसमें कैसे रिस्क रहते हैं, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं क्रेडिट को लेकर, लोन, रिटेल एसेट लेंडिंग से रिलेटेड। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। आप एक्सपर्ट बनोगे उसमें, आपको उसका नॉलेज बनेगा, मिलने वाला है। और आप जो ये फील्ड है क्रेडिट की, इसकी लेंडिंग की, रिटेल एसेट की, तो इसमें काम करने में आपको एक एडवांटेज भी मिल जाएगा। और आप कई काम करना चाह रहे हो, तो आपको इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद हु शुड अटेम्प्ट दिस सर्टिफिकेशन। गाइज, ये क्वेश्चन का ऐसा आंसर है कि एवरीबडी इन द बैंकिंग फील्ड शुड अटेम्प्ट दिस सर्टिफिकेशन। मतलब जिसको पॉसिबल है वो दे सकता है सर्टिफिकेशन, क्योंकि इसके लिए आपको फीस आपकी जेब से नहीं देनी है, आपकी बैंक ही इसके लिए फ़ीस बेयर करेगी। तो आप ये सर्टिफिकेशन दे सकते हो, और आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है, और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जब CAIIB JAIIB किया था, तब बहुत कठिन एग्ज़ाम होती है, और बहुत मेहनत लेनी पड़ती है उसके लिए।
लेकिन इस एग्ज़ाम के लिए उतनी मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। और अगर आप बैंक में लकीली किसी एसेट सेक्टर में या फिर एसेट ऑपरेशन में क्रेडिट में काम कर रहे हैं तो फिर ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। और बात रही रिकग्निशन की, तो देखिए रिकग्निशन आपकी बैंक के ऊपर डिपेंड है। आपके जो भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर जनरली रिकग्निशन रहता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हर रिकग्नाइज करती है, हर एवरी फाइनेंशियल कंपनी इस सर्टिफिकेशन को, तो कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं है इसके बारे में। नेक्स्ट चीज़, टिप्स और ट्रिक्स एंड सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया। देखो मैंने 2-4 चीज़ें बनाई बताई आपको और 5 मिनट का वीडियो भी बन गया, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। देखिए इस एग्ज़ाम जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड से आप उनके LMS पोर्टल पे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ क्या बोलते हैं, मैं यार आपको हाँ यूज़र आईडी लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद फिर आपको उस एग्ज़ाम को देनी है। वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, लेकिन उसके लिए 9 अलग अलग मॉड्यूल है। तो अभी उस मॉड्यूल में आपको क्या पढ़ने को मिलने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, हाँ तो मैं बात कर रहा था इसकी कोर्स के बारे में। तो देखो इसको 4 सेक्शन में आप डिवाइड कर लेना एग्ज़ाम को। फंडामेंटल कोर्स, स्किल एप्रिसिएशन, स्किल एप्लीकेशन, मतलब पहले सीखो, उसको अप्लाई करो, फिर एग्ज़ाम दो और एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके का है। और देखो मेरे पास तो इसका लिखा हुआ भी है, मैंने सब लिख के रखा है आपको बताने के लिए। तो किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सब मैंने चीज़ें यहाँ पर बता दी है आपको। अब मैं आपको मॉड्यूल्स बता रहा हूँ इनके, इसमें क्या सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपको मैं जो सिलेबस बता रहा हूँ उससे अगर आप अपने आप को रिलेट कर पाए तो समझ लेना कि आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हो। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, IT बैकग्राउंड से हो, तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन आप अगर मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स इस बैकग्राउंड से हो तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत आसान है। चुटकियों के खेल के साथ आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो 9 मॉडल्स है, इसमें 9 मॉडल्स यानी थ्योरी है। थ्योरी के बाद अब प्रैक्टिकल भी है और प्रैक्टिकल होने के बाद आपको आपकी एग्ज़ाम देनी है। तो जो थियोरेटिकल सेक्शन है इसमें सबसे पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ SME एंड रिटेल क्रेडिट इन इंडिया। तो देखो ये वाला सेक्शन है ना, इसमें आपको क्या सीखना है पता है, ओवरव्यू ऑफ बैंक्स क्रेडिट, बैंक में कैसे क्रेडिट काम करता है, SME रिटेल लैंडस्केप एंड यूनिक चैलेंजेस ऑफ लेंडिंग टू SME एंड रिटेल सेक्टर। तो भाई लेंडिंग के लोन देने के लिए हम लोगों को कौन से चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस रिटेल और SME सेक्टर में ये आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू बैंकिंग, SME एंड रिटेल लेंडिंग इन इंडिया, ये चीज़ें आपको इस पहले वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर्ड टू SME एंड रिटेल बोरोवर, किस तरीके की क्रेडिट फैसिलिटी हम रिटेल, SME और बोरोवर्स को देते हैं, ये भी आपको पहले वाले मॉड्यूल में पढ़ने को मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पर इसकी एग्ज़ाम होगी और ये मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल में अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड रीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से रीड किया जाता है, इसका थोड़ा सा आपको ज्ञान वहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम इन इंडिया लिंक टू द बोरोवर टाइप, बोरोवर टाइप के साथ किस तरीके की जो अकाउंटिंग सिस्टम इंडिया में फॉलो किया जाता है, इसका ओवरव्यू, इसकी जानकारी आपको यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द ऑपरेटिंग साइकिल्स यानी जो बोरोवर्स है उनको पैसा लगता है, लेकिन वो पैसा उनको अगर बिजनेस के लिए आप दे रहे हो तो उनके ऑपरेटिंग साइकिल्स रहते हैं। धंधे का एक पैसा आने का और पैसा खर्चा करने का टाइम रहता है, तो वो साइकिल्स किस तरीके से काम करते हैं तो वो भी आपको सेकंड वाले चैप्टर में पता चल जाएगा। तो अगर आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हो ना तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो ये है।
फिर चैप्टर नंबर 3 आएगा जिसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट मॉडल एंड अप्राइजल प्रोसेस, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने वाली है। मतलब तीसरे चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट में किस तरीके की रिस्क रहती है, रिस्क को किस तरीके से असेसमेंट किया जाता है, असेसमेंट करने के लिए कौन से फ्रेमवर्क का यूज़ किया जाता है रिटेल और एसएमई लेंडिंग के लिए, क्रेडिट अंडरराइटिंग कैसे करते हैं, एसएमई लोन के लिए क्रेडिट अंडरराइटिंग कैसे करते हैं, मॉडल्स, अंडरराइटिंग के मॉडल्स कौन से हैं, ड्यू डिलिजेंस, प्रिकॉशन, प्री सैंक्शन वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या रहती है, ये सब चीज़ें आपको 3 नंबर के मॉडल में पढ़ने को मिलने वाली है। 3 नंबर का मॉड्यूल खत्म होने के बाद आप जब पढ़ेंगे तो उसकी एग्जाम भी वहाँ पर हो जाएगी, उसमें आपको मोर देन 60% मार्क्स सिक्योर करने, फिर आप अगले मॉड्यूल के लिए जा सकते हो। 4th नंबर मॉड्यूल है क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, बिजनेस रिस्क असेसमेंट, जिसमें आपको एसएमई क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क पढ़ने को मिलेगा। एसएमई बिजनेस रिस्क एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, बिजनेस ऑपरेटिंग साइकिल कैसे वर्क करते हैं, ये आपको पढ़ने को मिलेगा। एसएमई बिजनेस रिस्क एनालिसिस एंड सस्टेनेबिलिटी रिस्क, ये भी आपको यहाँ पर 4th नंबर के मॉडल में जो है वो पढ़ने को मिलेगा। फिर 4th नंबर जैसे ख़त्म हो जाएगा, देन अगेन यू हैव टू गो फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम में आपको मार्क लेने 60%, फिर 60% मार्क के बाद यू कैन गो फॉर नेक्स्ट मॉड्यूल विच इज नंबर 5 नंबर मॉड्यूल इज क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट, प्रमोटर एंड रिस्क असेसमेंट। तो भैया 5 नंबर वाले जो इसमें आपको एसएमई मैनेजमेंट रिस्क एनालिसिस फ्रेमवर्क, मैनेजमेंट एंड ओनर रिस्क, एसएमई मैनेजमेंट रिस्क एनालिसिस, प्रमोटर इंटीग्रिटी एंड सस्पिशियस सक्सेशन रिस्क, तो ये सब रिस्क आपको 5 नंबर वाले मॉडल में पढ़ने को मिल जाएगा। तो मैं जो नाम बता रहा हूँ ना, जब आपको अगर एग्ज़ाम देनी है तो एक बार ये नोट कर लेना, और आप यूट्यूब पे वीडियो देखो, आपको अगर समझ में आए ये सब चीज़ें तो फिर आप इस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हो। बढ़िया एग्ज़ाम है, मैंने दिया था तो मुझे तो मज़ा आ गया इस एग्ज़ाम में देकर, मतलब काफ़ी इन्हांसमेंट हुई मेरी नॉलेज में लेकर। हालांकि मैं रिटेल एसेट ऑपरेशन में ही काम कर रहा हूँ फ्रॉम सिंस लास्ट 5 ईयर, तो मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा इस एग्ज़ाम में, तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में आई कुड पास दिस एग्ज़ाम। सो नाउ वी विल मूव टू 6th मॉड्यूल। 6th मॉड्यूल इज़ क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिस्क असेसमेंट। तो देखो, एसएमई क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, आइडेंटिफाई द बोरोइंग कॉजेस, उसके बाद यूजिंग फाइनेंशियल रेशो एंड असेस फाइनेंशियल रिस्क, तो रेशो एनालिसिस, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, यूजिंग द कैश फ्लो एंड रिलेटेड रिस्क मॉडल्स मैट्रिक्स, तो कैश फ्लो वगैरह ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो है आपका 6th नंबर का जो मॉड्यूल है वो आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा, और मैंने जो बताया ना वो सब चीज़ें। उसके बाद फिर से आपको एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम देने के बाद आप यू विल मूव टू 7th चैप्टर, वेयर यू हैव टू लर्न क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, असेसिंग फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट एंड रिटेल क्रेडिट। तो देखो बहुत बार कैसा होता है, हम फंड बेस जब लोगों को लोन देते हैं तो फंड बेस रहता है, नॉन फंड बेस रहता है। जो एसेट में काम कर रहे हैं वो लोगों को पता चल जाएगा ये कि व्हाट आई एम सेइंग। फंड बेस मीन्स द केसेस वेयर वी आर डायरेक्टली डिस्बर्सिंग मनी टू कस्टमर्स, एंड नॉन फंड बेस मीन्स such facilities where we are not disbursing money, where we are providing them cash related facilities like ELC, BG, this kind of facilities comes under the non fund based facilities। तो ये इसका जो है इसका पूरा स्टडी आपको 6th नंबर के मॉड्यूल में मिल जाएगा। अगेन once you finish your 6th module theory, you have to go for exam, and again you have to secure 60% mark and you will move to 7th number module। 7th नंबर मॉड्यूल में आपको क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, असेसिंग फंड बेस्ड नॉन, सॉरी मैंने 7th बोल दिया क्या, 7th में, हाँ मैं 7th के बारे में बोल रहा था, 6th तो ऑलरेडी बोल दिया। ये जो अभी बताया ये 7th के लिए था, एंड जब आपका 7th नंबर मॉड्यूल खत्म हो जाएगा, so guys I just told you about the 7th number module। Once you finish your 7th number module, you have to go for exam and you have to secure 60% mark, and once you secure 60% mark exam, that module जो है वो पास हो जाता है, एंड यू गो टू 8th नंबर मॉड्यूल। अब 8th नंबर मॉड्यूल में आपको बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी, जैसे कि क्रेडिट एनालिसिस फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, प्राइसिंग, रिस्क मिटिगेंट एंड
रेटिंग्स, ये चीज़ें आपको यहाँ पर 8 नंबर मॉड्यूल में सीखने को मिल जाएगी। तो स्ट्रक्चरिंग एंड प्राइसिंग क्रेडिट फैसिलिटीज़, मतलब ऐसा कि हम किसी को अगर लोन दे रहे हैं, मतलब बैंक किसी को अगर लोन दे रहे हैं, तो हाउ डू वी फिक्स द रेट ऑफ दैट फैसिलिटी, दैट ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न अंडर दिस मॉड्यूल। And security and guarantees, what kind of securities we can take, what kind of guarantees we can have, we can obtain from borrower, that everything related to pricing, security and guarantee। security मतलब क्या, कि हम जो कस्टमर से मॉर्गेज लेते हैं, जो हाइपोथिकेशन लेते हैं, जो प्लेज लेते हैं, एवरीथिंग विच सिक्योर द क्रेडिट फैसिलिटी, that everything is security। and guarantees means many times क्या होता है कि हम किसी की गारंटी लेते हैं कि भाई इसने नहीं भरा तो ये लोन हम भरेंगे, तो दैट इज कॉल्ड गारंटी। एवरीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, गारंटी एंड प्राइसिंग, दैट वी आर गोइंग टू लर्न अंडर द चैप्टर नंबर 8। तो ऐसा 8 नंबर है। एंड वंस वी फिनिश 8 नंबर चैप्टर, अगेन वी हैव टू गो फॉर एग्जाम एंड वी हैव टू सिक्योर 80% mark। And once we secure 80% mark, then automatically that module push us to 9th number module। 9th number module is the last module of theoretical part। So in this theoretical part, in this 9th number module, credit monitoring, stressed asset and NPA management, this is the name of that chapter। and under this chapter, effective credit monitoring practices and procedures, early warning signals, how to identify early warning signals, NPA management, classification of asset, regulations and recovery management, that everything you are going to cover under this 9th नंबर चैप्टर। तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगी। तो इफेक्टिव क्रेडिट मॉनिटरिंग यानी क्या, कि क्रेडिट हम जब देते हैं किसी कस्टमर्स को, तो हाउ डू वी मॉनिटर दैट क्रेडिट फैसिलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो अगर हम किसी को वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, तो हम वहाँ पर विजिट करते हैं, वी स्टॉक स्टेटमेंट लेते कस्टमर से बाय एवरी क्वार्टरली, एवरी मंथली, एंड दैट थिंग्स कम्स अंडर द क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो वो चीज़ें वहाँ उसकी मतलब वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलने वाली है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कोई लोन अगर एनपीए में जाएगा, before it moves to NPA, the loan gives some signals to lender, and how to identify, how to catch these signals, that theoretical part you are going to learn under this 9th number chapter। and third one is NPA management, classification of asset, regulation and recovery management। These are very easy things and very interesting things which you are going to learn under 9th नंबर मॉड्यूल। तो ये 9 मॉड्यूल है जो आपको कंप्लीट करने हैं, और 9 मॉड्यूल आप कंप्लीट करने के बाद आपको फिर एक लेवल नंबर 2 पे चले जाएंगे आप, लेवल 1, 2 और एग्जाम, इस तरीके से दिस सिलेबस इज ऑल डिजाइंड। सो वंस यू मूव टू लेवल नंबर 2, but before moving to level number 2, you have to finish all the exams and all the modules, all the theoretical part of this exam। और आपका जो मतलब उनका LMS सिस्टम है ना, वो आपको पुश ही नहीं करेगा तब तक आगे लिए, मतलब you have to finish your theoretical part, then it will move you to application, skill application का जो मॉड्यूल है उसमें। दिस इज़ फाइनल, मतलब दिस इज़ लास्ट नाउ। और जो एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन में आपको क्रेडिट असेसमेंट वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आपको दिया जाता है सीखने का, बहुत बढ़िया है, वो भी मैंने किया हुआ है। आपको बैलेंस शीट वगैरह दिया जाएगा उधर स्टडी करने के लिए, तो आपको वो भी मिल जाएगा। और जब आपका लेवल नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्ज़ाम के लिए आप कभी भी डेट ले सकते हो, एग्ज़ाम ऑनलाइन रहेगा। और एग्ज़ाम जब ऑनलाइन रहेगा तो आपको हॉल टिकट वगैरह वो सब चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ना पीसी होना, कंप्यूटर होना ज़रूरी है। आपका पर्सनल कंप्यूटर रहेगा तो बहुत बहुत बढ़िया। जब आप उस एग्ज़ाम देने जाएंगे अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, तो ध्यान रखना इस बात का कि बीच में नोटिफिकेशंस ना आए, क्योंकि नोटिफिकेशन से वो एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं आपकी एग्ज़ाम पीसी पे, और उस सॉफ्टवेयर पे आपको एग्ज़ाम देनी होती है। और अगर आपके पीसी पे नोटिफिकेशन चलते रहेंगे तो दैट डिस्टर्ब्स दैट सॉफ्टवेयर एंड दैट स्टॉप वर्किंग इन बिटवीन। तो whenever you will apply for your examination, kindly disable your notifications
दैट विल हेल्प यू अलॉट। उसके बाद आप एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई करोगे तो you have to secure 50% marks in the examination to have a to qualify this exam। तो 50% मार्क आपको ला ही सकते हैं आप, बहुत इट इज़ नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। तो ये सब मैंने चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करनी थी, और मैंने सिलेबस के बारे में आपको बता दिया, रिकग्निशन, हु शुड अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम, बेनिफिट एंड हाउ टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, वो सब चीज़ें यहाँ पर बता दी। हाँ, अगर आप एसेट में काम कर रहे हो ना तो आपको इसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आपके वर्क से रिलेटेड ही ये एग्ज़ाम का सब शेड्यूल डिज़ाइन हुआ है। तो ऐसा है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको शेयर की है। अगर कुछ आपके मन में डाउट आ जाते हैं तो आप यू कैन कमेंट below the our video and I will try to answer your query, no matter if I free, I mean in that मतलब कैसा है कि भाई जब फ्री अगर मैं रहूँगा तो then I will try to connect with you also। So चलो guys, let's see in another video। Till the time, please subscribe to this channel and motivate me for my this hard work, okay? Bye bye guys, and see you later in next video. Bye.